आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम सॉइल चैप्टर जो एनसीईआरटी क्लास 11 का इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 6 सॉइल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 मैं बना चुका हूं जिसमें सॉइल इसका हाफ वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें हमने जो जो पढ़ा था उसे एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने उसमें देखा था। तो सबसे पहले सॉइल का मीनिंग उसमें हमने अच्छे से पढ़ा था और समझा था। आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, न तो आप इसे नहीं तो आपको ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके। फिर देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उनके बारे में हमने अच्छे से समझा। उसमें फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जितने भी फैक्टर हैं मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सॉइल, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस किस चीज़ से मिलकर सॉइल बना हुआ है। एयर है, वाटर है, मिनरल्स है और उसमें ह्यूमस है। ये सारी चीज़ से मिलकर सॉइल बना हुआ है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि सॉइल का प्रोफाइल, उसमें हॉरिजन ए होता है, बी होता है और सी होता है। इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। और बेडरॉक क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आप देखिए पार्ट 1 जाके, ऊपर सजेशन में भी आपको दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाके देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को किस किस तरीके से क्लासीफाई किया गया था। तो एक था उर्वरा और दूसरा था उसारा। एक होता फर्टाइल और एक होता है स्टेराइल। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से हमने समझा दिया था। बेस्ड ऑन टेक्सचर, उसके टेक्सचर को देख के कैसे कैसे सॉइल को बांटा गया है, सैंडी में, सिल्ट में, क्लेई में और लोमी में। इन चारों को हमने अच्छे से डिस्कस किया। ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस में हमने रेड, येलो और ब्लैक तीनों सॉइल के बारे में अच्छे से डिस्कस किए। कहाँ कहाँ ये मिलते हैं इसे भी हमने अच्छे से देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो सॉइल टैक्सोनॉमी था उसमें कौन कौन से सॉइल क्या क्या मिलते हैं इंडिया में। ये सारी चीज़ों को इसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया, कौन कौन सा आपको याद रखना है नहीं रखना है, उसमें मैंने सभी चीज़ों के बारे में अच्छा से आपको बताया है। उसके बाद जो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर एंड कॉम्पोजिशन एंड लोकेशन द सॉइल ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू, किस किस 8 भागों में जो डिवाइड किया गया है, कौन कौन से 8 भाग हैं यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ 8 होगा, सॉरी। तो इन सारे को हमने अच्छे से आपको बताया। इनमें से हम एलुवियल सॉइल पार्ट 1 में जो था हमने एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो बाकी सारे बच गए हैं इसे आज हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपकी मंजिल। तो मैप में देखा था हमने कि कौन सा सॉइल कहाँ मिलता है। एलुवियल सॉइल के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया, तो यहाँ सारे एलुवियल सॉइल मिल रहे थे, इसके बारे में बताया। उसके बाद आपके बारे में हमने बताया ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल आपको यहाँ देखने को मिल जा रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस आगे कर लीजिए, उस वीडियो में किया हुआ है तो आप ज़रूर देखें। उसके बाद आज जो हम सेकंड पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा मेनली रेड एंड येलो सॉइल। इसके बारे में हमने पहले कुछ नहीं पढ़ा। रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। तो रेड सॉइल कहाँ मिलता है आपको? क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक में मिलता है इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ बारिश कम होती है, इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आप अगर देखते हैं मैप में आप देख पा रहे होंगे, डेक्कन प्लेट्यू ये रहा आपका, इतना बड़ा डेक्कन प्लेट्यू है। ये पूरा आपका डेक्कन प्लेट्यू का इलाका आ जाता है। तो इसमें से ईस्टर्न पार्ट जो है, ये रेड वाला जो आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड एंड येलो सॉइल। ये ईस्टर्न पार्ट जो है और साउदर्न पार्ट जो है, ये दोनों डेक्कन प्लेट्यू में आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाएंगे। देख पा रहे हैं आप अच्छे से मैप में? समझ गए कौन कौन से स्टेट? आप मैप को देख के ही समझ पा रहे हैं। यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे आगे आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आगे देखते हैं। उसका क्या होता है, येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ ओडिशा, जैसे हमने देख लिया छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन। गंगा प्लेन का जो साउदर्न पार्ट है, यानी कि ये पार्ट, यहाँ पे भी आपको रेड और येलो सॉइल देखने को मिल जाएंगे। उसका देखते हैं रेडिश कलर जो इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन का जो होता है, डिफ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये सारी चीज़ों का डिफ्यूजन के कारण इसमें इसका रेडिश कलर देखने को मिलता है। इट लुक येलो व्हेन इट ऑकर्स इन ए हाइड्रेट फॉर्म, जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होता है तो इसका कलर येलो होता है। इस दोनों चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये नॉर्मली फर्टाइल होता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ऐसा भी नहीं कि एकदम फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मली लगभग यहाँ पे फसल उगाए जा सकते हैं। जनरली पुअर, इसमें क्या क्या चीज़ नहीं मिलते हैं आपको? तो नाइट्रोजन नहीं मिलते, फॉस्फोरस नहीं मिलते और ह्यूमस। इन तीनों चीज़ की मात्रा कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं है, एब्सेंस है, ऐसा नहीं है, बल्कि कम होती है। इस वजह से यहाँ पे फसल जो होते हैं ये नॉर्मली थोड़ा बहुत हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, मिलावट करना पड़ता है आपको, मैन्योर का, फर्टिलाइजर्स का। यहाँ पे अच्छे से फसल हुआ किया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैटेराइट सॉइल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो लैटेराइट सॉइल जो है डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर्स विच मीन ब्रिक। तो ये क्या है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, ईंट। ठीक है, डेवलप इन द एरिया विथ ए हाई टेम्परेचर। ये मिलते कहाँ है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो और रेनफॉल भी बहुत हाई हो। जैसे मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे लैटेराइट सॉइल मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र का पार्ट, गोवा और साथ में आपको यहाँ कर्नाटका का कुछ और देन केरला का, ये कुछ पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे लैटेराइट सॉइल मिलते हैं। कुछ आपको लोअर असम में भी देखने को मिल जाते होंगे, उड़ीसा में आपको देखने को मिल रहे हैं, तमिलनाडु का कुछ पार्ट है जहाँ पे लैटेराइट, तो कुछ कुछ पार्ट टुकड़ा है जहाँ पे आपको लैटेराइट सॉइल देखने को मिलते हैं। राजस्थान का कुछ पार्ट आ गया, ठीक है। तो इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स, इसमें क्या होता है, बहुत लीचिंग होता है ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन। लीचिंग का मतलब होता है कि केमिकल जो उसमें सब्सटेंस होते हैं वे बारिश के कारण बह के वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। मिट्टी से बारिश होती है मिट्टी के ऊपर, उसमें से जो केमिकल उसमें चीज़ रहते हैं वो सब्सटेंस बह के निकल जाते हैं। विथ रेन क्या क्या चीज़ निकलते हैं, लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम कंपाउंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो इसमें से क्या क्या निकल जाते हैं, लाइम और सिलिका निकल जाता है और आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम जो रहता है सॉइल में बच जाता है। पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं मिलते हैं, नाइट्रोजन भी नहीं मिलते, फॉस्फेट भी नहीं मिलते एंड कैल्शियम भी नहीं मिलते हैं। वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटास आर इन एक्सेस, ये दो चीज़ है जो आयरन ऑक्साइड और पोटास है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। हेंस लैटेराइट आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। आप देख ही सक रहे हैं कि पोटास नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, नाइट्रोजन, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कल्टीवेशन माने सॉइल में होनी चाहिए कल्टीवेशन के लिए, वो सारी चीज़ ही नहीं मिलते हैं। इस वजह से इसमें कल्टीवेशन सुटेबल नहीं है। रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये जो आपको आंध्र प्रदेश और केरला, यहाँ पे कुछ तमिलनाडु केरला का कुछ पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे रेड लैटेराइट मिलता है, ये किस काम में आते हैं, सुटेबल फॉर द ट्री क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, ठीक है। कैश्यू नट का मतलब होता है काजू, काजू बादाम तो आपको पता ही होगा, तो ये इसकी फसल सबसे अच्छा यहाँ पे देखने को मिलती है काजू बादाम की, कहाँ पे, रेड लैटेराइट में, याद रखिएगा इसे अच्छे से। लैटेराइट सॉइल आर वाइडली कट एज ए ब्रिक फॉर द यूज ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, तो घर बनाने के लिए जितना भी ब्रिक का यूज़ होता है वो लैटेराइट सॉइल से ही मिलते हैं। इसी वजह से इसे लैटेराइट को जो है ब्रिक भी कहा जाता है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ब्रिक होता है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे ब्रिक बनाए जाते हैं। फाउंड कहाँ मिलते हैं, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में एंड द हिली एरिया ऑफ ओडिशा एंड असम के भी कुछ पार्ट में, जो मैंने कहा आपको लोअर असम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सारी जगहों पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं एराइड सॉइल के ऊपर, ठीक है। एरिड सॉइल, तो ये नॉर्मल से बात आपको पता होगा एरिड सॉइल कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको मिलते हैं वेस्टर्न राजस्थान में, आपको देखने को मिल जा रहा है एरिड सॉइल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एरिड, देखते हैं। रेड एंड ब्राउन इन कलर, आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं कि इसका कलर कैसा होता है एराइड सॉइल का, तो ये रेड से लेकर ब्राउन कलर तक हो सकते हैं। सैंडी इन स्ट्रक्चर, ये कैसे होते हैं, सैंडी स्ट्रक्चर में होते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ, सैंडी, लोमी जो पहले बताया था, ठीक है, सिल्ट, क्लेई, तो उसमें से ये कैसे होते हैं, सैंडी होते हैं। पार्ट 1 का वीडियो में देखिए तो आप क्लियर हो जाएंगे। ड्राई क्लाइमेट, कहाँ क्या क्या चीज़ चाहिए इसको होने के लिए, ड्राई क्लाइमेट चाहिए, हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी होना चाहिए, एक्सिलरेट इवेपोरेशन, वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि गर्मी ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होंगे। दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस, इसी वजह से जो मिट्टी रहती है, एराइड सॉइल रहती है, इसमें कोई ह्यूमस और कोई मॉइस्चर आपको देखने को नहीं मिल जाते हैं। नाइट्रोजन इनसफिशियंट एंड द पोटास कंटेन इज नॉर्मल, नाइट्रोजन भी इसमें नहीं मिलता है। इसी वजह से जो क्या होता है, ये एग्रीकल्चर के लिए एकदम भी सुइटेबल नहीं है। लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय द कंकर्स, तो आप लोअर हॉरिजन में जाएंगे, अगर नीचे जैसे मैंने ABC पढ़ाया है, तो नीचे हॉरिजन की तरफ जो जाइएगा तो आपको यहाँ कंकर देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। तो नीचे जो होता है कैल्शियम की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है एराइड सॉइल में, इस वजह से वो जम जाता है और कंकर का रूप धारण कर लेता है, तो इस वजह से कंकर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। दिस सॉइल्स आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी इसमें बहुत ह्यूमस और जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो तो ना के बराबर होते हैं, इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल। फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न राजस्थान, मैंने आपको मैप में दिखा दिया, इसे एक बार फिर से देख लीजिए। ये वेस्टर्न राजस्थान में आपको एरिड सॉइल देखने को मिल सकते हैं। इसे मैप को अच्छे से देखते हुए चलिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि मैप पॉइंटिंग में कि एरिड सॉइल कहाँ मिलते हैं, एलुवियल कहाँ मिलते हैं, ब्लैक कहाँ मिलते हैं, लैटेराइट कहाँ मिलते हैं और रेड एंड येलो सॉइल कहाँ मिलते हैं, तो उसे एकदम ध्यान से अच्छे से देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद सलाइन सॉइल में चलते हैं, नोन एज द उसारा सॉइल। उसारा का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसा सॉइल जिसमें फर्टिलिटी बिल्कुल ना हो, ठीक है, सेरेटाइल भी जिसको बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, उसे मैंने पहले अपने पार्ट 1 में वीडियो में बताया अच्छे से। एक होता है उसारा और एक होता है उर्वरा, ठीक है, दोनों को। कंटेनिंग ए लार्ज प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम, इसमें बहुत ज़्यादा सोडियम मिलते हैं, पोटाशियम मिलते हैं, मैग्नीशियम आपको देखने को इसमें बहुत से मिल जाएगा, एंड दस दे आर इनफर्टाइल, इसी कारण से इसमें क्या है, इनफर्टाइल है, ये एकदम खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल नहीं है, एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशन ग्रोथ। मोर सॉल्ट इसमें होता है, लार्जली बिकॉज ऑफ द ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज, इसमें ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है, पानी कहीं से निकल नहीं पाता है,
एक जगह में जमा हो जाता है, इस वजह से वहाँ का सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। द स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी, कहीं के पे सैंडी देखने को मिलते हैं, कहीं के पे लोमी। दोनों में अंतर क्या होता है आप पार्ट 1 देखिए, सैंडी और लोमी मैंने अच्छे से पिक्चर के साथ आपको बताया है। ऑकर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड इन द वाटर लॉगिंग एंड द स्वम्पी एरियाज। कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे एरिड एंड सेमी एरिड, एकदम जो सूखा इलाका है डेजर्ट टाइप में वहाँ मिलेंगे, और सेमी एरिड यानी कि हल्का गर्म, हल्का मतलब उतना भी ज़्यादा डेजर्ट इलाका नहीं रहेगा। जहाँ क्या होता हो बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता हो, मतलब पानी आके जमा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पानी आके बहुत सारे जमा हो जा रहा है वो अपने साथ सॉल्ट भी कैरी करता है मिट्टी का, और वहाँ जमा करते करते उस जगह को पूरा सैलाइन बना देता है और उस जगह का मिट्टी सलाइन सॉइल हो जाता है। फाउंड इन द वेस्टर्न गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा, डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द सुंदरबन एरियाज इन द वेस्ट बंगाल। तो दो जगह आपको ये देखने को मिलते हैं। कहाँ में मिलता है, मैप में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। वेस्टर्न गुजरात जो है इस पार्ट में आपको थोड़ा सा देखने को ये मिल जाएंगे, ठीक है, इस पार्ट में, और सुंदरबन का इस पार्ट में आपको देखने को यहाँ थोड़ा सा मिलेंगे सलाइन सॉइल। ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पीटी सॉइल के मतलब। तो पीटी सॉइल का मतलब होता है वो जो दलदली टाइप का सॉइल जो होते हैं, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, उसे ही कहते हैं पीटी सॉइल। फाउंड इन द हेवी रेनफॉल, देख लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होती हो और ह्यूमिडिटी भी जहाँ का बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। और इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ और वेजिटेशन सबसे ज़्यादा होता है। नॉर्मल सी बात है, दलदली मिट्टी रहेगी, पानी पानी पूरा उसमें, कादो वाला मिट्टी, अगर उसमें प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट इन दिस एरिया। तो क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर भी मिलता है। इसका कारण ये भी है कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या रेनफॉल हो रहा है, ह्यूमिडिटी हाई है, इस वजह से अगर कोई भी चीज़ मिट्टी के ऊपर गिरता है तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस गिव ए रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट टू द सॉइल अप टू 40 to 50% आपको इसमें कम से कम ह्यूमस की मात्रा देखने को मिल जाएगी। अगर किसी सॉइल में इतनी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस है तो मतलब ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, ध्यान रखिएगा। येलो एंड ब्लैक इन कलर, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, इसका कलर भी कैसा होता है, कहीं के पे ये येलो कलर के होते हैं, कहीं के पे ये ब्लैक कलर के होते हैं। एट मेनी प्लेस दे आर एल्कलाइन ऑल्सो। एल्कलाइन मतलब जिसमें बेसिक प्रॉपर्टी हो, सॉइल में क्या हो, बेसिक प्रॉपर्टी हो, उसे एल्कलाइन कहते हैं। ठीक है। ये कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में आपको मिल जाता है देखने को, साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल एंड द कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसे आपको सुंदरबन से थोड़ा ऊपर जाइएगा तो कोस्टल इलाका सब में भी आपको देखने को मिलेगा दलदली इलाका। उड़ीसा एंड तमिलनाडु में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ गए, मैप में से अच्छे से आप पॉइंट कर लीजिए। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट सॉइल की तरफ देखते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल की मात्रा होगी। तो आप देख सकते हैं मैप में, देखिए यहाँ ग्रीन कलर में लिखा है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। तो आप देख पा रहे हैं इस जगह का जो इलाका है, यहाँ फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिलते हैं। सिक्किम में मिल जा रहे हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में मिल जा रहा है, लद्दाख, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। आपको ये कुछ इलाका में आपको माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिल जाएंगे। तो फॉरेस्ट सॉइल को देख लेते हैं अच्छी से। फॉरेस्ट फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल। कहाँ होता है ये, फॉरेस्ट एरिया में, और साथ ही साथ वहाँ पे अवेलेबल रेनफॉल भी चाहिए। स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंड ऑन द माउंटेन्स इन्वायरमेंट्स वेयर दे आर फॉर्म्ड। तो इसके कैसा स्ट्रक्चर होगा ये डिपेंड करेगा कि माउंटेन के किस जगह में या किस इन्वायरमेंट में फॉर्म हो रहा है। लोमी एंड सिल्टी ऑन द वैली साइड। तो अगर आप नीचे इलाके में आते हैं तो आपको लोमी सॉइल मिल जाएंगे, और अगर आप ऊपर जाते हैं अपर में तो आपको कोर्स ग्रेन, बड़े बड़े दाना के मिट्टी देखने को फॉरेस्ट सॉइल मिलेंगे। ठीक है। इन द स्नो बाउंडेड एरिया ऑफ द हिमालयाज, अगर जहाँ पे आप हिमालयस में जाते हैं और जहाँ पे स्नो कवर इलाका है, दे एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन। क्या होता है, डेन्यूडेशन होता है, मतलब कि स्नो के साथ ही मिट्टी भी कट के नीचे की तरफ आते हैं। एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। ये क्या होते हैं, जो वहाँ पे मिट्टी मिलते हैं वो क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं नेचर में, और उसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम देखने को मिलता है। नॉर्मल सी बात है, अगर इससे कवर है तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन है वो नहीं होगा, तो इस वजह से जो सॉइल का ह्यूमस है वो बहुत कम रहता है। ठीक है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर वैली और फर्टाइल। लेकिन अगर आप लोअर इलाका में आते हैं, नीचे जहाँ पे आइस कवर नहीं है, तो वहाँ का आपको जो सॉइल है वहाँ पे फर्टिलिटी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो हमारा जो मेजर टाइप ऑफ सॉइल था उसके वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ये एलोवेल को पढ़ लिया, ब्लैक को भी पढ़ लिया, रेड एंड येलो को पढ़ लिया, लैटेराइट को पढ़ लिया, एरिड को पढ़ लिया, सलाइन को पढ़ लिया, पिटी को पढ़ लिया, फॉरेस्ट। तो इन सारे को बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद देखते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, ये क्या होता है। तो नॉर्मल आप मुझे बताइए कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है आपके कंसेप्ट से। तो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब ही होता है कि जहां सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का अगर फर्टिलिटी खराब हो रहा है तो वो सॉइल डिग्रेडेट हो रहा है।
चाहे वो आप उसमें कचरा फेंक के करिए, चाहे आप उसमें बिल्डिंग बना दीजिए, चाहे आप उसमें खुदाई करिए, इससे क्या होता है सॉइल का फर्टिलिटी जो होता है वो डिक्लाइन करता है, और इसे ही हम साफ शब्दों में कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन इज द मेन फैक्टर लीडिंग टू द डिप्लीटिंग सॉइल रिसोर्सेज बेस इन इंडिया। तो इंडिया में जो सॉइल रिसोर्सेज है, जो मिल रहे हैं सॉइल से हमें रिसोर्सेज, पेड़ पौधे, बाकी जो हमें खाने पीने के सामान, ये बहुत खराब हो रहा है। इसका जो परसेंटेज है इसमें गिरावट देखने को आ रही है। क्यों? इसका मेन कारण है क्योंकि हम सॉइल को डिक्लाइन, उसकी फर्टिलिटी क्वालिटी को डिक्लाइन कर रहे हैं। इस वजह से सॉइल में जो चीज़ पैदावार होते थे वो बहुत खराब हो चुका है, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों को ही, ठीक है। द डिग्री ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन वेराइज फ्रॉम, ये गलती सॉरी हो गया, ये वेराइज होगा, सो ठीक कर लीजिएगा, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफिकल विंड वेलोसिटी एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो कितना डिग्रेडेट हो रहा है ये डिपेंड करता है कि उस जगह का टोपोग्राफी कैसा है। आप माउंटेन में है, आप प्लेट्यू में है, प्लेन में है। अगर आप माउंटेन में है तो हाँ, अगर बारिश होता है तो बहुत से सॉइल क्या होंगे, डिग्रेड होकर नीचे की तरफ बह के आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप ओपन इलाका में रह रहे हैं जहाँ विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो भी वो सॉइल का इरोजन करेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ डिपेंड करते हैं कि आप टोपोग्राफी कैसा है आपका, वही ये डिटरमाइन करेगा कि उसका जो डिग्री है वो कितना होगा सॉइल डिग्रेडेशन का, ठीक है। तो सॉइल डिग्रेडेशन का डिग्री कौन तय करता है? टोपोग्राफी। और टोपोग्राफी के साथ जो डिग्रेडेट करने वाले एजेंट क्या क्या हैं? विंड है, रेनफॉल है। इन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। इसे देखते हैं। तो क्या होता है सॉइल इरोजन? डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर को ही हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। कि आप अगर सॉइल को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका, तो ही उसे सॉइल इरोजन कहेंगे। द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सर्फेस इज द सेम एज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल्स टू द सॉइल। तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल, इरोजन के द्वारा जो सॉइल जो होता है वो क्या होता है? रिमूव होता है। किससे? सरफेस से। साथ ही साथ क्या होता है? द सेम एज द रेट ऑफ एडिशन। कहीं टूटता है तो कहीं बनता है, कहीं पे रिमूव हो रहा है तो कहीं पे एडिशन हो रहा है। रिवर के द्वारा एडिशन किया जा रहा है और वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा उसे रिमूव भी किया जा रहा है। तो दोनों प्रोसेस जो है सेम एक ही टाइम पे चल रहा है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो ह्यूमन जो है वो सबसे क्या है, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन के लिए। क्या करते हैं वो? घर बनाने के लिए सॉइल को बहुत ज़्यादा गड्ढा करना पड़ता है, पीट खोदना पड़ता है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉइल को इधर निकालना, फेंकना, इससे सॉइल का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इरोड होता है। हवा आने से वही सॉइल उड़ के कहीं और चले जा रहे हैं, तो इससे इरोजन होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज रिमूव्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, कल्टिवेशन, फॉर ग्रेजिंग एनिमल एक्सेट्रा। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम खराब कर रहे हैं किस लिए? ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, लोगों के रहने के लिए इसे हम खराब कर रहे हैं। कल्टीवेशन के लिए इसे काट रहे हैं और ग्रेजिंग के लिए काट रहे हैं। एनिमल जो घास चरने जाते हैं वो बहुत सारे पेड़ पौधे को, छोटे पौधे को खा लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है नेचुरल वेजिटेशन का। साथ ही साथ हम रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन के लिए भी नेचुरल वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब एजेंट क्या क्या है जो डिस्ट्रक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, कंटिन्यूस प्रोसेस इनका चलते रहता है, वह विंड एंड वाटर आर पावरफुल एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन के। ये बहुत पावरफुल एजेंट है। विंड क्या करता है, जो एरिड और सेमी एरिड इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा वो अपना प्रभाव दिखाता है और वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा वो मात्रा में करता है। और वाटर आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं? जहाँ पे स्टीप स्लोप हो, कहीं पहाड़ पे अगर बारिश होती है तो वहाँ का मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इरोड होता है और पानी के थ्रू वो बहते हुए नीचे आता है। तो पता चल गया विंड और वाटर किस जगह में अपने रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। वाटर इरोजन विच इज़ मोर सीरियस एंड ऑकर एक्सटेंसिवली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन। तो ये बहुत एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हो रहा है। इंडिया के बहुत भागों में इसे देखने को मिलते हैं। टेक प्लेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ सीट एंड गली इरोजन। दो तरीके से मिलते हैं, सीट और गली इरोजन। सीट इरोजन का मतलब होता है कि कहीं पे बारिश हुआ, उसका ऊपर पोर्शन जो ह्यूमस जिसमें अच्छा है वो पूरा बह के चला गया, ये सीट इरोजन है। पिक्चर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम गली इरोजन में आते हैं। गली इरोजन में क्या होता है, छोटा छोटा जहाँ पे बारिश हुआ, छोटे छोटे नाला के जैसे देखते हैं कि आप इरोड करते हुए पानी जाते हैं, वहाँ पे नाला टाइप का बना देते हैं, तो उसे गली इरोजन बोलते हैं। उससे तो यही गली जो होते हैं बाद में क्या बन जाते हैं, रेवाइन में बन जाते हैं, जिसे हम आगे हम देखेंगे क्या होता है, देखते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। बट इट इज़ हार्मफुल सिंस इट रिमूव्स द फाइन एंड द मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। तो गली और शीट इरोजन से ये होता है कि ये सॉइल का जो ऊपर वाला फर्टाइल सॉइल है इसे ही वे बहा के लेके चले जाते हैं। रीजन्स विच इज़ लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज, जहाँ पे गली आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो क्या कर देते हैं, रेवाइंस में बाद में बदल जाते हैं। जो गली छोटे छोटे नाला के जैसे रहेंगे उसे गलीज बोलते हैं, वही जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, डीप हो जाते हैं, तो उसे हम रेवाइंस कहते हैं। पिक्चर में आप देख लीजिए,
और वही क्या करते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी बनाता है। गलीस क्या बन जाता है, रेवाइन में बन जाता है, और रेवाइन और डीप और गड्ढा बड़ा बड़ा जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे, जब ऐसा शेप का बन जाता है तो इसे हम बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। जैसे आपने बहुत सारे माउंटेन इलाका में सब में ये आपने बैडलैंड टोपोग्राफी आपने देखा होगा। रेवाइन्स आर वाइड स्प्रेड, कहाँ मिलते हैं आपको, चंबा बेसिन में आपको देखने को मिल जाते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, और वेस्ट बंगाल में कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। द कंट्री इज लूजिंग अबाउट 8,000 हेक्टर ऑफ लैंड टू रेवाइन्स एवरी ईयर। तो हर साल लगभग 8,000 हेक्टर जमीन जो है जिसमें आप फसल उगा सकते हैं वो क्या होते हैं, रेवाइन में बह के चले जाते हैं। बड़े बड़े रेवाइन हो जाते हैं जो मिट्टी को काटते हुए ले जाते हैं और इतने सारे सॉइल को क्या करते हैं, इरोड कर देते हैं। पिक्चर देखिए, आप समझ गए होंगे अच्छे से। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, और सबसे जो इसमें मेजर रोल प्ले करता है वो है डिफॉरेस्टेशन। आगे देखते हैं, एक बुक में आपका छोटा सा एक पार्ट लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया है। ए फेयरली लार्ज एरियाज ऑफ एरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन्स ऑफ इंडिया इज बिकमिंग सलाइन। तो जहाँ पे आप खेती कर सकते थे वो क्या हो चुका है, अब वो सलाइन हो चुका है। क्यों, बिकॉज ऑफ द ओवर इरीगेशन, क्योंकि हम बहुत इरीगेशन कर रहे हैं। जहाँ हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या यूपी का वो पार्ट या बिहार का वो पार्ट जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सॉइल सलाइन हो जा रहा है। द सॉल्ट लॉग्ड इन द लोअर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल कम्स अप ऑफ द सरफेस एंड डिस्ट्रॉयड इट्स फर्टिलिटी। तो क्या हो रहा है, जो सलाइन क्वालिटी होता है, सॉल्ट होता है, जो मिट्टी के नीचे थोड़ा रहते हैं, वो क्या हो रहे हैं, ऊपर आ जा रहे हैं और सॉइल का क्वालिटी को बिल्कुल ख़राब कर दे रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर इज द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैनुअर आर ऑल्सो हार्मफुल टू द सॉइल। तो हम क्या करें, केमिकल कर रहे हैं फर्टिलाइजर का यूज़, ऑर्गेनिक मैनुअर का नहीं करके, तो इससे भी सॉइल ख़राब हो रहा है। अनलेस द सॉइल गेट्स इनफ ह्यूमस, केमिकल हार्डन इट्स एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी इन द लॉन्ग रन। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करते हैं तो लॉन्ग रन में देखेंगे कि वो जगह का सॉइल का जो फर्टिलिटी है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दिस प्रॉब्लम इज कॉमनली इन ऑल द कमांड एरियाज ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। जहाँ पे भी रिवर वैली प्रोजेक्ट हुआ है और उसके थ्रू पानी पहुँचाया जा रहा है, ये सारे कमांड एरिया में ये प्रॉब्लम देखने को हमें मिलते हैं। विच वेयर द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का भी जो जगह है वहाँ पे भी ये सारा चीज़ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे भी हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर तो ना के बराबर यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया इज़ अंडर सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन। तो हाफ ऑफ लैंड, आप सोचिए कितना बड़ा परसेंट है, इतना बड़ा लैंड जो हमारे कवर करता है, इसका लगभग हाफ जो लैंड है वो किसी ना किसी तरीके से डिग्रेडेट हो ही रहा है। एवरी ईयर इंडिया लूसेस मिलियंस ऑफ टन ऑफ सॉइल एंड इट्स न्यूट्रिशन। हर साल हम लगभग मिलियंस ऑफ टन जो सॉइल है और उसके न्यूट्रिएंट है उसको हम खो रहे हैं। क्यों, क्योंकि डिग्रेडेट करके उसको हम बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। एडवर्सली अफेक्टेड आवर नेशनल प्रोडक्टिविटी। और क्या हो रहा है, सिर्फ सॉइल डिग्रेडेट होने से उस जगह को लॉस नहीं हो रहा है, बल्कि जो नेशनल का प्रोडक्टिविटी है उसमें भी हमें घटाव देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि अगर सॉइल में अच्छा कल्टीवेशन नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम जाएगा। सो इट इज़ इम्पेरेटिव टू इनिशिएट इमीडिएट स्टेप रिक्लेम एंड कंजर्व सॉइल। तो हमें जल्द से जल्द ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो सॉइल कंजर्वेशन की तरफ हमें दिशा दिखाते हैं और हम अच्छे से सॉइल कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यही जो चीज़ अब हम लास्ट देखेंगे हमारा एंड है। नेक्स्ट हमारा है नीड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, लेकिन ये सारे तरीके जो है जिसके द्वारा हम सॉइल को इरोजन कर रहे हैं, किस तरीके से इरोजन कर रहे हैं, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा सॉइल का इरोजन कर रहे हैं। और ज़रूरत क्यों है, मेथड्स क्या क्या है जिसके द्वारा हम कंजर्व कर सकते हैं, तो वो आगे देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस थ्रू से हम सॉइल को डिग्रेडेट कर रहे हैं। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉइल मतलब रनिंग वाटर के थ्रू, या हम बिल्डिंग बनाने के लिए मिट्टी खोद रहे हैं उससे। ठीक है, तो बहुत सारा ह्यूमन प्रोसेस है या डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं मिट्टी में, जिससे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। फॉल्टी मेथड ऑफ कल्टीवेशन का हम गलत तरीका यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल का बहुत ज़्यादा हम काट रहे हैं, जिससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमें रोकना है और सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर यूज़ ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, तो कल्टीवेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ लैंड का कर रहे हैं। जितना फॉरेस्ट कवर था वो आस्ते आस्ते क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं जो इंडिया में जितना फॉरेस्ट कवर एरिया था
वो कमता हुआ चला जा रहा है। कारण यही है क्योंकि हम इसको साफ करते चले जा रहे हैं और कल्टीवेशन में इसे कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, हम जानवरों को भी छोड़ देते हैं इधर उधर, जिससे वे छोटे छोटे पौधों को खा लेते हैं जो वेजिटेशन के लिए अच्छा है। तो ओवर ग्रेजिंग भी बहुत ज़्यादा जानवरों का हो जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं लोग, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। एक जगह में लोग जाते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं, वहाँ कल्टीवेशन करते हैं, देन कुछ दिन बाद वहाँ से मूव करके वो किसी और लैंड पे चले जाते हैं, फिर वहाँ पे क्लियर करते हैं, जंगलों को काटते हैं, आग लगाते हैं और फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। तो इससे जो क्या हो रहा है, सॉइल बहुत ज़्यादा डिग्रेडेट होता है। अब देखते हैं कि किस किस तरीके से मेथड्स कौन कौन से जिसके द्वारा हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हमें अपनाना चाहिए। तो कंट्रोलिंग, आप यहाँ वहाँ जानवरों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, कहीं भी वो चले जाए छोड़ दे जा, जिससे कि वो फॉरेस्ट इलाका का छोटे छोटे पौधे को खा ले, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। टेरेस फार्मिंग के बारे में आपने पहले भी सुना है और देखा भी होगा, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि टेरेस फार्मिंग कैसे होता है। तो इससे करने से ये फ़ायदा होता है कि जो हिल इलाका में जो रेन वाटर होता है उसके द्वारा जो सॉइल इरोजन है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिंबल देखने को मिलता है और सॉइल इरोजन जो है वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद देखते हैं बैन ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन देश में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इधर से उधर जाते हैं, और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, तो इस पर हमें पूरा बैन लगाना होगा, जिससे कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बचा रह सके। कंटूर बंडिंग और जो टेरेस फार्मिंग है लगभग एक ही तरीके का होता है। कंटूर बंडिंग में क्या हम करते हैं, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके पास वाले या साइड में पत्थरों का या मिट्टी का ऐसा ऊंचा स्टेप बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जो पानी होता है इन सारे इलाकों में जमा हो सकता है और कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है, जिससे सॉइल इरोजन भी कम होता है। अब सॉइल इरोजन कैसे कम होता है, क्योंकि इससे ऐसे कर देने की वजह से जो रन ऑफ होता है वो कम जाता है, सरफेस रन ऑफ जो होता है वो बहुत कम होता है, और साथ ही साथ विंड के द्वारा जो इरोजन हो रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलता है। तो समझ गए आप। उसका आता है रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री। ऐसा फॉरेस्ट्री कर दिया जाए कि रेगुलेटेड हो, मतलब इन इलाकों में इतना फॉरेस्ट्री किया जा सके, इतना परसेंटेज में आपको फॉरेस्ट्री करना है, इस इलाका में इतने पेड़ लगाने हैं, तो इस सारी चीज़ों को हमें बढ़ावा देना है। कवर क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि आप उस तरीके की कुछ फसल लगाए जो सॉइल का जो उसका कैपेबिलिटीज़ है वो उसे अच्छा कर सके। जैसे हम दाल का पेड़ लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है सॉइल का उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। तो ऐसे भी कुछ हम फसल लगाए जिससे सॉइल की क्वालिटीज़ में इंप्रूवमेंट देखने को हमें मिले। हमेशा हम सिर्फ प्रॉफिटेबल चीज़ों के लिए हम क्रॉपिंग ना करें, बल्कि कुछ सॉइल के जो उसके लिए अच्छा है उसके लिए भी काम करें। मिक्स्ड फार्मिंग करें जिससे अच्छा फसल हो सके। मिक्स्ड फार्मिंग से ये होता है कि सॉइल का इसमें भी क्वालिटी इन्हेंस होता है और फसल भी जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। तो हम मिक्स फार्मिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए कि इस बार एक क्रॉप लगाए, अगले बार फिर दूसरे क्रॉप लगाए, उसके बाद कुछ दूसरे क्रॉप लगाए, तो ये भी बहुत अच्छा है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। मिक्स्ड फार्मिंग में होता है कि एक ही साथ हम बहुत सारी चीज़ों को उगा रहे हैं अलग अलग तरीके से मिक्स्ड करके, ये है थोड़ा वो है थोड़ा वो है। और क्रॉप रोटेशन में होता है कि एक सीज़न में आलू उगाए तो दूसरे सीज़न में वहाँ पे चावल उगा रहे हैं, समझे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सॉइल चैप्टर कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा हो तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे कि मैं ऐसे अच्छे वीडियो लाके आपके साथ फिर से दोबारा मुलाकात कर सकूं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।